नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दूसरी शादी करने से पहले उसे पहली शादी करनी ज़रूरी थी, मगर दूसरी शादी के लिए वो इतनी उतावली थी कि मेहंदी के रंग उतरने का इंतज़ार भी नहीं किया और शादी के सिर्फ 15 दिन के अंदर ही अपने पति की सुपारी दे दी, और सुपारी भी पहली शादी से मिले मुंह दिखाई के उसी पैसे से। औरैया पुलिस की माने तो यहाँ पत्नी चाहती तो सीधे दूसरी शादी कर सकती थी अपने प्रेमी के साथ, लेकिन उसे प्रेमी के साथ साथ पैसे भी चाहिए थे। औरैया के दिलीप की जिंदा हालत में यही दो आखिरी तस्वीर है। इत्तेफाक से दोनों ही तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं। पहली तस्वीर सुजानपुरवा कस्बे की है, जहां एक हाइड्रा सड़क से गुजरती हुई दिख रही है। चूंकि दिलीप हाइड्रा की ड्राइविंग केबिन के अंदर बैठा है, उसकी तस्वीर साफ साफ नजर नहीं आ रही, लेकिन आखिरी बार उसी के इस हाइड्रा को ड्राइव करके ले जाने की बात सामने आई है, तो ये कह सकते हैं कि ये तस्वीर दिलीप की ही है। ये दिलीप की दूसरी तस्वीर है। मौका वारदात यानी गांव पलिया से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। नहर किनारे वाली इस सड़क पर दिलीप दो लोगों के साथ एक बाइक पर बैठकर जाता हुआ दिख रहा है। दिलीप बाइक के बीच में है, जबकि उसे गोली मारने वाले शूटर बाइक में उसके आगे और पीछे बैठे हैं। सुपारी किलर रामजी नागर बाइक चला रहा है और दूसरा शूटर बाइक पर दिलीप के पीछे है। ये हाल के दिनों की सबसे भयानक और सबसे शॉकिंग मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी वो तस्वीरें हैं, जिसमें एक बीवी ने शादी के महज 14वें दिन ही अपने पति के कत्ल की सुपारी देकर उसकी जान ले ली। यानी देखा जाए तो ये मेरठ के उस सौरभ राजपूत मर्डर केस से भी ज्यादा भयानक है, जिसमें सौरभ की बीवी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के करीब 10 साल बाद अपने पति का कत्ल किया। औरैया पुलिस ने दिलीप के इन्हीं तस्वीरों की मदद से कत्ल के इस मामले को सुलझाने में कामयाबी हासिल की। दिलीप अपनी शादी के महज 14वें दिन अपनी बीवी के धोखे का शिकार हो गया। उसकी बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिलीप के नाम की सुपारी दे दी और कातिलों ने दिलीप को धोखे से अगवा कर करीब से गोली मार दी। शादी के 14वें दिन दिलीप कामकाज के सिलसिले में अपने घर यानी गांव दिबियापुर से निकलकर सुजानपुरवा तक गया था। दिलीप और उसके परिवार का हाइड्रा और क्रेन का काम है, लेकिन उसे क्या पता था कि इसके बाद वो फिर कभी घर लौटकर नहीं आएगा। दिलीप को बीच रास्ते में ही कुछ लोग मिले, जिन्होंने उसे गांव पलिया के नजदीक नहर किनारे अपनी कार कच्ची सड़क में फंस जाने का झांसा दिया और अपनी हाइड्रा से उनकी गाड़ी निकाल देने के लिए कहने लगे। दिलीप उनकी बातों में आ गया और हाइड्रा लेकर पलिया की तरफ चल पड़ा। अब दिलीप आगे आगे और पीछे दो बाइक पर दो शूटर उसके साथ चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने दिलीप को हाइड्रा से नीचे उतारकर अपनी बाइक पर बिठा लिया और पहले उस जगह तक ले जाने की बात कही जहां गाड़ी फंसी हुई थी। ये सीसीटीवी तस्वीरें उसी दौरान की है, लेकिन चंद किलोमीटर आगे बढ़ते ही शूटरों ने पहले दिलीप को बाइक से नीचे उतारा, उसे बुरी तरह पीटा और फिर बिल्कुल करीब से उसके सिर में गोली मार दी। उन्हें यकीन था कि जब गोली सिर में मारी गई है तो दिलीप की मौत अभी फौरन हो जाएगी, लेकिन उस रोज दिलीप वहां पड़ा पड़ा तब तक तड़पता रहा जब तक गांव वालों की नजर उस पर नहीं पड़ी। इसके बाद गांव वालों ने पहले पुलिस बुलाई और तब एम्बुलेंस से उसे पास के अस्पताल भिजवाया गया। गांव के लोग आए, घास काटने देखा कि गंभीर हालत में यहाँ पे पड़ा था। फिर कॉल की पुलिस आई, पुलिस ने आई, उसके बाद उसको निकाल के भेज दिया बुधीना। गंभीर हालत थी बहुत उसकी ज़्यादा। ऐसे ही गांव के जब लोगों को पता चला, सारे लोग यहाँ आए, जो घास काटने वाले आए तो उन्होंने गांव में खबर करी, तो फिर आदमी एकदम से सारी दौड़े। क्या हुआ, इधर देखा तो एक आदमी पड़ा हुआ था। जब उसको देखा तो 100 नंबर कॉल करी और एम्बुलेंस बुला के उसको बुधीना भेज दिया। मगर 3 रोज बाद आखिरकार दिलीप की इलाज के दौरान मौत हो गई। चूंकि मामला कत्ल का था, औरैया पुलिस ने फौरन इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी।
19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिबियापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। तफ्तीश में पुलिस को कुछ चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे। पुलिस ने जब मौका वारदात के इर्द गिर्द से लेकर आसपास के इलाकों के तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की स्कैनिंग की तो दिलीप की वो तस्वीरें सामने आई जब वो हाइड्रा चलाता हुआ और फिर बाइक में बैठकर शूटरों के साथ गांव पलिया की तरफ जाता हुआ दिखा और यही इस केस का सबसे अहम क्लू साबित हुआ। चूंकि इन तस्वीरों में किसी का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, पुलिस ने मोबाइल फोन के डंप डेटा का इस्तेमाल करते हुए पहले उस इलाके में एक्टिव मोबाइल नंबरों का पता लगाया और फिर एक आदमी की पहचान करने में कामयाब हुई। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि एक पुराना क्रिमिनल रामजी नागर था, जिसके बारे में पुलिस को मुखबिरों से जानकारी मिली। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। लेकिन इसके बाद जब पुलिस ने रामजी नागर की तलाश शुरू की तो पुलिस को एक खुफिया ठिकाने पर रामजी नागर के साथ साथ एक और शख्स पुलिस के हाथ लग गया और ये शख्स था अनुराग यादव। दरअसल अनुराग वो शख्स है जो मृतक दिलीप की दुल्हन प्रगति के गांव का रहने वाला है और बस यही से इस मर्डर केस की कड़ियां सही मायने में खुलने लगी। अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया, तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। जब पुलिस ने रामजी नागर और अनुराग से पूछताछ की तो दोनों ने जो कुछ बताया वो दिमाग चकराने वाला था। कत्ल की इस वारदात में गोली बेशक रामजी नागर और उसके गुर्गों ने चलाई थी, लेकिन इसकी साजिश खुद अनुराग और दिलीप की पत्नी प्रगति ने मिलकर रची थी। जी हां, वही प्रगति जिससे बमुश्किल 14 रोज पहले दिलीप ने शादी की थी। असल में एक ही गांव के रहने वाले अनुराग और प्रगति एक दूसरे से प्यार करते थे और आपस में शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। उधर प्रगति की बड़ी बहन की शादी दिलीप के बड़े भाई के साथ हुई थी। ऐसे में प्रगति के घर वालों ने उसका रिश्ता दिलीप के साथ ही कर दिया और दिलीप भी इस रिश्ते से काफी खुश था, क्योंकि जब भी वो अपने भाई के ससुराल यानी प्रगति के घर आता जाता था तब प्रगति उससे बहुत अच्छे से मिलती थी और दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। ये जानकारी जो है, मेरी बड़ी बहन जो है उसी घर में बड़े भाई को संदीप के साथ शादी हुई थी और ये छोटा भाई जो दिलीप है, दिलीप और प्रगति काफ़ी दिनों से रिलेशन में थे, संपर्क में थे। दोनों लोगों के दोनों परिवार की रजामंदी और राजी से ये शादी हुई थी। हम लोगों ने बहुत हंसी खुशी से शादी की, दोनों परिवार खुश थे, लेकिन जो घटना घटित हुई है ये बहुत निंदनीय है। आखिरकार घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन प्रगति को अब अपने गांव के प्रेमी अनुराग से दूर होना खलने लगा। शादी के बाद भी दोनों की आपस में बातें होती रही और तब खुद प्रगति ने ही अपने प्रेमी अनुराग को दिलीप की हत्या का आइडिया दिया। पुलिस की माने तो प्रगति ने अनुराग को बताया था कि दिलीप के पास बहुत पैसा है और अगर वो दिलीप को रास्ते से हटा देते हैं तो वो बाकी की जिंदगी दिलीप के पैसों पर ही
बहुत आराम से गुजार सकते हैं। और बस इसी के बाद प्रगति और अनुराग ने मिलकर कत्ल की ये भयानक साजिश रची। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। अब किसी का कत्ल करना था तो इसके लिए सुपारी भी देनी थी और सुपारी देने के लिए पैसों की भी दरकार थी, तो इसके लिए भी प्रगति ने ही सबसे पहले पैसों का इंतजाम किया। प्रगति ने शादी में मिली मुंह दिखाई की रकम से ही 1 लाख रुपए निकालकर उसे चुपके से अनुराग को दे दिया और अनुराग ने उन रुपयों में अपनी ओर से 1 लाख रुपए और मिलाए और सुपारी निकाल दी, जिसके तहत एडवांस के तौर पर रामजी नागर को 1 लाख रुपए दिए गए और नागर ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 19 मार्च को तय प्लान के मुताबिक पहले दिलीप को अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर दी। प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में प्रगति और अनुराग के साथ साथ शूटर रामजी नागर को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों को दिलीप के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी है और सारे लोग प्रगति और अनुराग के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि खुद प्रगति का भाई आलोक भी गुनहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। ये और बात है कि अनुराग और प्रगति के रिश्तों के बारे में वो कुछ भी पता होने की बात से इनकार कर रहा है। अनुराग हमारे गाँव का मूल निवासी है, जो पीपरपुर मौजा में उसका गांव हटियापुर पड़ता है। हमारे गांव में ही उनका मकान है। क्या अनुराग पहले से प्रगति से मिलता जुलता था? इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उसका मिलना या बातचीत करना इस बारे में हमारे घर को या मेरे परिवार में किसी को जानकारी नहीं। गांव के तमाम लोग ये बताते हैं कि अनुराग और प्रगति पहले से ही एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे और ये बात सबको पता थी। गांव के लोग बताते हैं कि प्रगति ने एक बार अनुराग से प्यार के चक्कर में अपने हाथ की नसें भी काट ली थी और तब उसे किसी तरह बचाया गया था। यानी अब तक की छानबीन से ये बात साफ हुई है कि एक तरफ प्रगति अनुराग से प्यार करती थी और दूसरी तरफ वो दिलीप के साथ भी प्यार का दिखावा कर रही थी। तभी दिलीप भी प्रगति से शादी करके काफी खुश था, लेकिन आखिरकार प्रगति ने डबल क्रॉस किया और अनुराग के साथ मिलकर दिलीप की जान ले ली। सूर्या शर्मा, औरैया, आज तक। मुस्कान और साहिल का एक नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो सौरभ के कत्ल के कुछ दिन बाद का है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि मुस्कान अपने पति को मारकर और ड्रम में बंद कर यहाँ आई है। इस बीच गिरफ्तारी के बाद और जेल पहुँचने पर मुस्कान की मांग के सिंदूर ने एक नया खुलासा किया है। मेरठ की मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल सौरभ मर्डर केस में सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन दोनों की करतूतों का कच्चा चिट्ठा सामने आना बंद नहीं हो रहा। अब पता चला है कि मुस्कान और साहिल पहले सौरभ की लाश को एक सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इसमें नाकाम रहने के बाद उन्होंने ड्रम वाला आइडिया आजमाया। पुलिस को सौरभ के घर से कई दूसरे सबूतों के साथ साथ एक खून लगा सूटकेस भी मिला है, जिसके बाद ये शक पैदा हुआ। उधर जानकारी के मुताबिक अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल से हिमाचल प्रदेश में जाकर एक मंदिर में शादी कर ली थी और यहीं उन्होंने नशे में धुत होकर कई दिनों तक जबरदस्त मस्ती की। अब शक है कि मुस्कान साहिल से प्रेग्नेंट है, जिसके चलते जेल प्रशासन
मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकता है। अच्छा सर, बात क्या आ रही थी प्रेगनेंसी टेस्ट की मुस्कान के, तो बताया जा रहा है एक टेस्ट हो गया और उसके बाद में क्या अगला टेस्ट भी होगा या नहीं हुआ अभी, क्या उसमें क्या अपडेट है? देखिए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण होता है वो हो गया है। प्रेगनेंसी टेस्ट की ये प्रक्रिया है, यदि जेल चिकित्सक ये पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए, जेल चिकित्सक हमसे कहते हैं तो हम जिला महिला अस्पताल से गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, उनकी सेकंड ओपिनियन लेते हैं। यदि वो रिटर्न में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए रिकमेंड करती हैं तब प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। कहेंगे तो बुलाया जाएगा, कहेंगे यदि तो गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाकर उनकी रिकमेंडेशन लेकर नियमानुसार प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। इस बीच मुस्कान और साहिल की जो नई तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि उन्हें सौरभ के कत्ल का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है, बल्कि इन तस्वीरों में कत्ल के बाद वो नशे में धुत होकर मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में आपको आगे और डिटेल में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि इधर मेरठ पुलिस की जांच में नया क्या है। मेरठ पुलिस ने मंगलवार को एक बार फिर सौरभ के उस किराए के मकान की जांच की जहां सौरभ की हत्या की गई थी। पुलिस ने कत्ल वाली जगह यानी सीन ऑफ क्राइम को पहले ही सील कर दिया था, जिसके बाद अब उस कमरे की और बारीकी से फॉरेंसिक जांच की गई। पुलिस ने घर की दरो दीवार के साथ साथ कमरे में रखे अलग अलग सामानों की जांच की और कई तरह के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए इकट्ठा किए। सूत्रों की माने तो पुलिस टीम को सौरभ के घर से एक ऐसा सूटकेस भी मिला है जिसमें खून के धब्बे लगे हुए हैं। ऐसे में शक है कि शायद मुस्कान और साहिल ने सौरभ का कत्ल करने के बाद पहले उसकी लाश को सूटकेस में ठूंसने की कोशिश की, लेकिन शायद इस कोशिश में नाकाम होने के बाद उन्होंने सौरभ की लाश को एक ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से सील कर दिया। उन्हें यकीन था कि ये राज कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन ड्रम से आती बदबू और खुद मुस्कान के कबूलनामे से कहानी सामने आ गई। पुलिस की टीम ने सौरभ के घर से तकिया, चादर, बर्तन समेत और भी कई चीजें जब्त की हैं। इसके अलावा खून के धब्बों के नमूने भी इकट्ठा किए हैं। पुलिस है उसका यही कहना है कि इस मामले में वो जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करना चाहती है ताकि जो आरोपी हैं उनके लिए उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सके। आप देख सकते हैं कि पूरी ये गली है जहां पर ये मुस्कान का मकान है और यहां तमाम पुलिसकर्मी यहां आसपास खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहां पर पुलिसकर्मी खड़े हैं और पूरी गली में एकदम सन्नाटा परसा हुआ है और जो पुलिस है वो लगातार अब इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज़ कर रही है और यहाँ सबूत इकट्ठा करने के लिए आज एक टीम पहुंची है। वहीं बताया जा रहा है कि साहिल के घर पे भी एक टीम पहुंची है जो यहाँ साहिल के घर से सबूत इकट्ठा करेगी और जो यहाँ पर जिस तरीके से टीम पहुंची है वो पूरे तमाम सबूत इकट्ठा करेगी, कड़ियाँ जोड़ने का काम करेगी। अब आइए आपको मुस्कान और साहिल की वो तस्वीरें और वीडियोस दिखाते हैं जो उन्होंने हिमाचल दौरे के दौरान क्लिक और शूट किए थे। इन तस्वीरों और वीडियोस में ये एक कसूल का वीडियो भी है जिसमें मुस्कान और साहिल दोनों नशे में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों किसी सार्वजनिक जगह पर लड़खड़ाते हुए डांस कर रहे हैं। मुस्कान डांस करते हुए बार बार साहिल के गले लग रही है और तो और एक बार डांस करती हुई मुस्कान नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिसे बाद में साहिल बाकी लोगों की मदद से किसी तरह ऊपर उठाता हुआ दिखता है। उधर मेरठ जेल में अब साहिल बदला बदला सा नजर आ रहा है। असल में जेल प्रशासन ने उसके लंबे बाल और सिर पर मौजूद जूड़ा कटवा दिया है। जेल की नियमावली के मुताबिक किसी भी कैदी को जरूरत से ज्यादा लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि साहिल खुद भी अपने लंबे बाल कटवा देना चाहता था और उसकी इच्छा के मुताबिक उसके बाल बिल्कुल छोटे कर दिए गए। हाँ। अच्छा, क्यों मिलना आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊँ कुछ कहेगा वो है वो नंगा है, कपड़े उपड़े दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ। साथ का कोई वो ही नहीं है काके में, तो थोड़ा सा ये है। इसने गलत किया सही किया तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। हाँ। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ, अति हुई बस। इससे पहले जेल पहुंचने के बाद साहिल और मुस्कान दोनों ने एक साथ रहने की जिद पकड़ ली थी, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। हालांकि जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने यह जरूर कहा
कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा होने का कोई प्रमाण पेश करते हैं तो उन्हें नियम के मुताबिक जेल में कभी कभार मिलने जरूर दिया जाएगा, लेकिन साथ रहने की इजाजत फिर भी नहीं होगी। देखिए, जेल मैनुअल के अनुसार जेल के अंदर केवल तभी मुलाकात हो सकती है या तो वो रक्त से संबंधित हैं, जैसे बाप बेटी, माँ बेटा या पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित है। ऐसा कोई साक्ष्य इन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि इन लोगों की शादी हुई हो। यदि ऐसा कोई साक्ष्य जो कि विधिक रूप से मान्य हो आता है तो उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जेल में आने के बाद दोनों की हालत नशा न मिलने के चलते काफी खराब हो गई, जिसके बाद दोनों को ही जेल के डी एडिक्शन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया गया था, जहां धीरे धीरे उनकी हालत में अब सुधार होने लगा। दोनों बिना नशे के जीने की आदत डालने लगे। जब से विड्रॉल सिम्टम रोकने की दवा दी गई है तब से काफ़ी आराम है। प्रारंभ में किसी से बात नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे स्टाफ से और बंदियों से बात करना शुरू किया है। जिला महिला अस्पताल से 2 डॉक्टर बुलाकर, काउंसलर्स बुलाकर साइकेट्री के काउंसलिंग कराई गई है तथा पुरुष की काउंसलिंग जेल के डॉक्टर द्वारा कराई गई है। उस काउंसलिंग से काफ़ी लाभ मिला है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका उपचार हो ही रहा है और विड्रॉल सिम्टम को रोकने की दवाएं जो दी गई उससे भी काफ़ी लाभ है। मेरठ में बुधवार को लोगों ने सौरभ केस के दोनों आरोपियों यानी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला। लोगों का कहना है कि मुस्कान और साहिल ने जो हरकत की है उसे देखते हुए उनके लिए कोई दूसरी सजा नहीं हो सकती। मोहम्मद उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।